हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो मैट्रिक्स का ही एक रिलेटिव लगा लो, आप मैट्रिक्स का रिश्तेदार लगा लो, मतलब मैट्रिक्स से वो रिलेट करता है। तो मैट्रिक्स हमने पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सारी सब तरह की मैट्रिक्स हमने पढ़ ली थी। किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, कैसे हम ऑपरेशंस उसमें लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आई थिंक ये सब कुछ आपको अच्छी तरह आता होगा। अगर ये सब कुछ अच्छी तरह नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट भूल जाओ। डिटरमिनेंट समझना है तो मैट्रिक्स को पहले समझो। मैट्रिक्स को अभी तक नहीं समझा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड लिंक। वहाँ पर जाओ, लिंक खोलो, मैट्रिक्स को देखो, उसको समझो। समझने के बाद फिर डिटर्मिनेंट पे आओगे तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट आपको समझ में ज़रूर आएगा। और इसके अलावा जो भी चैप्टर हम कर चुके हैं उन सब का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो चैप्टर आप करना चाहते हैं वो चैप्टर आप वहाँ पर जाके समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ये बहुत 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 गलत बात है। देखो, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो से समझ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस करो। अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल रहा है और सबसे जल्दी यहाँ पर फिनिश भी होने वाला है। बहुत से बच्चों के कमेंट हैं कि हम सिलेबस कब ख़त्म करेंगे, कब ख़त्म करेंगे। मेरा टारगेट है कि मैं अक्टूबर तक आपको पूरा कंटेंट दे दूँ। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि डिटर्मिनेंट क्या है, मैट्रिक्स का एक रिश्तेदार है। अब मैट्रिक्स के साथ इसकी रिश्तेदारी क्या है, कैसे है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में कहाँ पर? आपको 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, आपको 10th क्लास में जाना पड़ेगा। अब 10th क्लास में और यहाँ पर क्या लिंक है इसका, इस लिंक को हम समझते हैं। 10th क्लास में आपने कुछ इक्वेशंस की थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपने करी थी। उसमें हम 2 तरह से इक्वेशन लिखते थे, a1x b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन थी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। ध्यान आ रहा है? कुछ कुछ क्या करते थे हम यहाँ पर? हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते थे। यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। कैसे फाइंड करते थे? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता था? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये कब होता था? जब यूनिक सॉल्यूशन होता था, यानी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते थे। अगर यहाँ पर कंडीशन आती थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पर आता था आपके पास नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों ही बराबर होते थे तो उस केस में क्या होता था? यहाँ पर आ जाता था इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद आया कुछ क्या क्या कंडीशंस थी? अब यहाँ पर अगर हम इस कंडीशन की बात करें, सबसे पहली कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो a1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू a2 b1, ये बनेगा। यानी मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या बना? a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी। यहाँ पर हम दोनों अगर सिचुएशन में देखते हैं तो इन दोनों केसेस में क्या होगा? यहाँ पर a1 अपॉन a2 से अगर हम इसको निकालेंगे a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू, तो ये 0 के बराबर आएगी। यानी a1 b2 और a2 b1 अगर हम निकालते हैं, उनका डिफरेंस 0 आता है, तो या तो सॉल्यूशन आप निकाल ही नहीं सकते। अगर निकाल सकते तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं तो भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कितने सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो हमारे पास ये कंडीशन होती है जिसमें हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसका भी डिटर्मिनेंट से रिलेशन क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट में जब भी हम ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब आप फ्रेम करोगे डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट से पहले हम इसको मैट्रिक्स में फ्रेम करते हैं। तो आप इसको किस तरीके से फ्रेम कर सकते हो? a1 b1 a2 b2, ये 2 इक्वेशन आ गई। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया एक्स वाई से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू में, अगर ये c1 c2 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस c1 और माइनस c2। अब माइनस में रख लो, प्लस में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पता है कि जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस c1, ये इक्वेशन बन जाएगी। a2x प्लस में b2y और इक्वल्स टू में माइनस c2, यानी इससे आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड करेंगे कि भाई इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अब यहाँ पर ये जो a1 और b2 है, ये चीज़ आप देखो, यहाँ पर a1 b2 ऐसे क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी आपके पास a1 b2, इधर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a2 b1, ये क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जिस केस में
ठीक है, जिस केस में ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा यानी यहां पर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब यहां पर ये जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, ये वैल्यू क्या है, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट वर्ड कहां से आया, डिटर्मिनेंट वर्ड आया डिटरमाइन से, कि आप इसका सॉल्यूशन डिटरमाइन कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन आप बता सकते हो या नहीं बता सकते, सॉल्यूशन बता सकते हैं। दैट मीन्स ये जो चीज आपके पास निकलेगी, जो वैल्यू आपके पास निकलेगी, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्लियर हो गया डिटर्मिनेंट क्या है, क्या रिश्तेदारी है मैट्रिक्स से इसकी, ये भी समझ में आ गया, लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझ में आ गया भाई इससे भी थोड़ा सा इसका रिलेशन है, दूर का रिश्तेदार सही लेकिन रिश्तेदार तो है। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि डिटरमिनेंट हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। जब भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हमेशा आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो अगर मैं इसको बाय डेफिनेशन बात करूं कि डिटरमिनेंट क्या है, तो उस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके फॉर्म्स पे चलते हैं भी कैसे कैसे हम डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो आप इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हो, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसी के अंदर आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो ऑफ ऑर्डर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय m, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों का ऑर्डर यहाँ पर सेम होना चाहिए, या आप सिंपली ऑर्डर m भी लिख सकते हो, m बाय m भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वी कैन एसोसिएट ए रियल नंबर, वी कैन एसोसिएट ए रियल नंबर, यानी यहां पर जो आंसर आपका डिटरमिनेंट में आएगा ना, जरूरी नहीं कि है कि वो आपके पास नेचुरल या इंटीजर्स या फ्रैक्शंस में आए, वो यहां पर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकता है, एओटा की टर्म्स में भी आ सकता है। तो रियल नंबर होगा, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। ठीक है, अब डिटरमिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, देन इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा, देन इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे कैसे डिटरमिनेंट को डिनोट कर सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप ऐसे लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप ऐसे लिख सकते हो, ये डेल्टा का साइन आप लगा सकते हो, ये भी डिटरमिनेंट का ही साइन होता है। क्लियर होगी बात यहां तक कि डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है, या कह सकते हो उस मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। यहां पर हम मैट्रिक्स वर्ड बार बार यूज करेंगे तो ध्यान रखें कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही यूज कर रहे हैं। डिटरमिनेंट आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो और किसी मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, डिटरमिनेंट जब आप करोगे सॉल्व तो मोस्टली आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे, आप बुक्स के अंदर भी देखोगे तो ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे। तो ये जो सिंबल होता है ये मॉडुलस नहीं होता है, ठीक है, इट इज नॉट मॉडुलस। आपको ध्यान होगा जब रियल नंबर्स में हम करते थे या फंक्शन में करते थे तो हम इसका यूज करते थे, जो दो हमने डंडे लगा दिए, इस डंडों का मतलब क्या होता था, मॉडुलस होता था। मतलब अगर आपके पास वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो भी इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ये निकालते थे हम, -3 है तो भी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी +3 होती है। लेकिन डिटरमिनेंट में ये मॉडुलस नहीं होता है, ठीक है। इसका जो साइन हमने यहाँ पर लगाएंगे, ये जो मैट्रिक्स है, अगर इसके अंदर मैट्रिक्स है दैट मीन्स ये डिटरमिनेंट है, इसके अंदर कोई नंबर है दैट मीन्स ये मॉडुलस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डिटरमिनेंट में जब भी आप लगाओगे ये क्या होगा, मॉडुलस नहीं होगा, डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डिटरमिनेंट जब भी आप निकालोगे, वी कैन फाइंड डिटरमिनेंट, वी कैन फाइंड डिटरमिनेंट फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखना, कभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि हम मैट्रिक्स वर्ड बार बार यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किसी और मैट्रिक्स का तो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। अब बारी आती है कि डिटरमिनेंट हम फाइंड कैसे करेंगे, उसको हम समझ लेते हैं कि डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 बाय 1 ऑर्डर से, क्योंकि 1 बाय 1 है वो भी डिटरमिनेंट ही तो है। तो डिटरमिनेंट ऑफ 1 बाय 1 मैट्रिक्स,
ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको दे दी, सपोज एक मैट्रिक्स आपके पास है, इसमें एक एलिमेंट है 2। अब इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसको आप इस सिंबल से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही टर्म है, तो जो एक ही टर्म होती है वही उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है। इसमें और कुछ आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि और कोई एलिमेंट ही नहीं है हम जिसके साथ इसको सॉल्व करें। तो इस मैट्रिक्स के यही नंबर रिलेट करता है। तो ये तो हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1। सेकेंड आता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। तो 2/2 मैट्रिक्स में सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसा अभी हमने पीछे किया कि ये a1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 यानी 1 × 4, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा 2 × 3, तो कितना आ गया 4 - 6 = -2। तो यहाँ पर जो नंबर एसोसिएट कर रहा है, क्योंकि रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर -2 का साइन आ जाएगा। इस साइन की वजह से इसको प्लस मत कर देना, ठीक है, मॉडुलस नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मॉडुलस नहीं है। कहीं आप क्या करो, इसको माइनस साइन को हटा दो कि सर मॉडुलस में तो माइनस साइन हट जाता है, मॉडुलस ये नहीं है। तो अब समझते हैं बच्चों, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 3/3 अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3/3, कुछ भी आप ले सकते हो, 2 1 0 1 3 5 2 1 2। ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, आप देखो यहाँ पर आपके पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है। आप किसी भी तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी तरीके से इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, किसी भी एक रो को लेके या किसी भी एक कॉलम को लेके। कैसे लेते हैं पहले मैं आपको बता रहा हूँ, बाय एक्सपेंडिंग रो 1, बाय एक्सपेंडिंग रो 1। तो ये रो 1 के जो एलिमेंट है उसकी हेल्प से हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे जो पहला आपके पास एलिमेंट है रो 1 में, उसको ले लिया आपने 2। अब इस 2 को लेने के बाद आपको क्या करना है, ये 2 जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उसको हम कर देते हैं डिलीट। कैसे डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट नहीं करना, मिटाना नहीं है भाई, माइंड में डिलीट करना है। यहाँ पर समझ लो कैसे डिलीट करना है। आपने जब ये एलिमेंट लिया तो इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना है। अब जो आपके पास बचा वो क्या बचा, एक 2/2 डिटरमिनेंट बच गया, उसको आपको लिख लेना है। क्या है, 3 5 1 2, 3 5 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको ये वाला एलिमेंट लेना है। अब ये वाला जो एलिमेंट लेना है, इसमें आपको साइन लगाना है माइनस का। माइनस का साइन क्यों लगाना है बाद में बताऊंगा, अभी आप समझ लो बस कैसे करना है। तो यहाँ से जब आप इसको लेंगे तो ये सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसके एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। अब क्या बचा आपके पास, 1 2 5 2, 1 2 5 2, प्लस उसके बाद का फिर ये एलिमेंट है, यहाँ पर तो 0 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, अभी इसको 5 कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं समझने के लिए। ये 5 आ गया। अब आपके पास क्या करना है, ये 5 है और ये 0 है। अब हमने ये रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, तो आपके पास क्या बच गया, 1 3 2 1, 1 3 2 1। यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया जिसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है बाय रो 1। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, 2 × में इसको जैसे अब 2/2 डिटरमिनेंट हमने सीखा था उसी तरीके से करना है। 3 2 6 और यहाँ से आ गया -0, तो 6 हो गया, -1 इधर से आ गया 2 -0, 2 हो गया, प्लस में 5 इधर से हो गया 1 -6 -5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 12 -2 -25। 12 में से 2 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 10 में से 25 माइनस करोगे तो आ जाएगा -15। तो माइनस में आए प्लस में आए, आपका डिटरमिनेंट निकल गया। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ जो आपको दूर करनी है कन्फ्यूज़न, कि हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिया है। अब इसको ध्यान से समझो, जब आपने ये लास्ट वाला रो लिया, लास्ट वाला कॉलम लिया, तो उसके बाद आगे तो कुछ था नहीं आपके पास, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 1, ये लिखा हमने 1 2 3 1, ठीक है। अब वापस आते हैं पहले वाले पे, जब हमने इसको लिया और इसको छोड़ा तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने इसके आगे से स्टार्ट किया 3 1 0 2, वो हमने यहाँ लिखा 3 1 0 2, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर लिया, तो इसको जब छोड़ा आपने तो कैसे लिखना चाहिए था, 0 2 1 2, लेकिन हमने लिखा कैसे है,
हमने उल्टा करके लिखा है। 0 2 को हमने बाद में लिखा है, 1 2 को पहले लिखा है। तो ये जो ऑर्डर को हम चेंज कर दें ना, इस ऑर्डर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। अब समस्या ये है कि भाई ऑर्डर चेंज क्यों करते हैं, हम एज इट इज लिख दें, लिख सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो ना, तो मोस्टली आपका जो कैलकुलेशन का तरीका होता है, क्योंकि अभी तक हम जो भी तरीका यूज़ करते हैं वो ऐसे यूज़ करते आ रहे हैं, पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तरीका आप बार बार यूज़ करते हो। अब यूज़ करते करते भाई हैबिचुअल हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे तो उल्टा करने में परेशानी आएगी नहीं आएगी। अभी तो हम ये लिख के कर रहे हैं। अब जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये स्टेप स्किप करना है, सीधा इस पर आना है, सीधा इस पर आना है। तो आपको यहीं से सॉल्व करना है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, आपको ऑर्डर उल्टा करके करना पड़ गया ऐसे, तो वहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हो, साइन में गड़बड़ हो जाएगी, डेफिनेटली होगी। इसलिए उस साइन के कन्फ्यूज़न को हम ख़त्म करते हैं। अब उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस साइन रख देते हैं। अब माइनस साइन आपको कहाँ कहाँ करना है, इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। ये जो 4 एलिमेंट होते हैं ना, इन चारों को आपको माइनस साइन लगाना है आगे, बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना। और ये चीज़ आगे भी काम आएगी, आगे भी आपको ये करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर हम अभी से प्रैक्टिस कर दें कि इन चारों एलिमेंट को आपको माइनस साइन लगाना है और बाकियों के साथ आपको प्लस रखना है, चाहे किसी भी कॉलम से कर रहे हो, किसी भी रो से कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया -15। अब बात आती है कि क्या हम इसको किसी और तरीके से अगर करें एक्सपेंड, किसी कॉलम से करें या किसी और रो से करें, तो क्या इसके आंसर में चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, आंसर यही आएगा। कैसे, देखो अब हम कॉलम 2 से करते हैं, एक्सपेंड यूजिंग कॉलम 2। तो कॉलम 2 से करेंगे तो पहले आपने ये एलिमेंट लेना है। अब इसमें बताया मैंने आपको कि माइनस का साइन लगाना है, तो -1 लगाया आपने। अब क्या बचा आपके पास, देखो अब यहाँ पर 1 था, दोबारा लिख लेते हैं एक बार। अब हम कॉलम 2 से कर रहे हैं, तो कॉलम 2 को हमें छोड़ना है। हमने ये एलिमेंट लिया तो कॉलम 2 को हमने छोड़ा, और ये रो में 1 में आ रहा है, इसको छोड़ दिया हमने। तो आपके पास क्या बचा, 1 2 0 2। अब आपको यहाँ ऑर्डर की चिंता नहीं करनी, कि सीधा जैसे जैसे आपको दिख रहा है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर पुट करने हैं बस। उसके बाद अगला एलिमेंट आएगा 3, इसको रखना हमें प्लस। अब इसके लिए हम इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 2 5 2 2 2 5 2 2। उसके बाद फिर ये लास्ट वाला जो आता है आपके पास एलिमेंट, कौन सा, ये आ गया 1, इसके आगे माइनस लगाएंगे। अब इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 2 5 1 0, तो 2 5 1 0। आंसर चेक करते हैं, सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। सेम आ रहा है तो सही है, अगर डिफरेंट हो गया तो भाई या तो यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। तो देख लेते हैं भाई कहाँ पर गड़बड़ होगी। तो यहाँ से आ गया 2 आपके पास, उधर से 0 आएगा। इधर से करेंगे 4 -10 -6 हो गया। इधर से करेंगे 0 -5, तो देखो यहाँ पर आया -2, यहाँ पर आ गया -18, और ये आ गया +5। देखो -18 और -2 -20 +5 यानी -15, यानी हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। क्लियर होगी बात? कहीं से भी एक्सपेंड कर दो जहाँ से आपको आसान लगे। अब बात आती है कि भाई कहाँ से हमें करना चाहिए, कहाँ से हमें आसान है। तो देखो डिटर्मिनेंट में कहीं पर 0 है, 0 को ढूंढो। 0 अगर आपको मिल गया ना, वो आपका काम बड़ा आसान कर देगा। 1 0 मिल जाए, 2 0 मिल जाए, तो फिर वो कहते हैं ना कि सुभान अल्लाह, कि बहुत बढ़िया काम हो गया। कि भाई 0 अगर 2 मिल गए आपको, तो आपका जो कैलकुलेशन है और छोटी हो जाएगी। अब देखो 1 0 हमारे पास है, अभी फिलहाल इस मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास 1 0 है। आप इस कॉलम को लेते या इस रो को लेते तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता। कैसे आसान हो जाता, देखो 5 अगर आप लेते, मैं अगर कॉलम 3 की बात करूं, आपने 5 लिया, और 5 लेने के बाद आपने ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, आपके पास बचा 1 3 2 1। उसके बाद आ रहा है 0। अब 0 के आगे माइनस लगाना नहीं लगाना है, और इसके अंदर क्या आना है क्या नहीं आना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ दो, इसे करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ भी आएगा क्यों इसमें मेहनत करें। 0 से इंटू करने के बाद तो सब कुछ साफ़ हो जाना है। तो आपका ये स्टेप यहाँ से बच गया। और सोचो अगर 1 0 और आ जाता तो वो भी नहीं करना पड़ता। उसके बाद क्या आपके पास +2, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 2 1 1 3। देखो आंसर मैच करता नहीं करता। यहाँ से 1 -6 -5, इधर से आ गया 6 -1 5 आ गया, -25 प्लस में 10, आंसर आ गया -15। तो डिटर्मिनेंट हम कहीं से भी निकालें, आंसर हमारा सही रहेगा। कहाँ से हमें निकालना है, अगर आपको मैट्रिक्स में 0 दी हुई है, मैट्रिक्स में 0 अगर है, तो वहीं से उसी रो से उसी कॉलम से स्टार्ट करो, आंसर बड़ी जल्दी निकलेगा।
तो यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट की बात जो की थी हमने सारा हमने कर लिया है। इसके कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीज़ें और हैं वो और आपको समझानी हैं। अब ये सब मैट्रिक्स के अलावा कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होती हैं कि जिसका आप डिटरमिनेंट अगर निकालें तो डायरेक्टली, मैं तरीका बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। कुछ मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, एक थी लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर ट्रायंगुलर। याद है आपको कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, इसको एक बार हम समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास ये मैट्रिक्स है, मान लो एक ले लेते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 3 1 5 0 0 0 2, कुछ भी ले लो। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जहाँ पर 2 0 दे रखी है ना, वहीं से पकड़ो आप। कहाँ पर 2 0 आपको दे रखी है? कॉलम 1 में दे रखी है, तो कॉलम 1 से हम एक्सपेंड करते हैं इसे बाय कॉलम 1। तो आपने पहला एलिमेंट लिया 2, अब इसको छोड़ा आपने और इसको छोड़ दिया, तो क्या बचा आपके पास 1 5 0 2। आगे इन दोनों से आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर आप कुछ भी करोगे तो जीरो तो सारा हो ही जाना है, तो बस आपको इसी को कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 ये आ गया। अब इसका एक तरीका और समझाता हूँ मैं आपको, उससे और जल्दी हो जाएगा। देखो इससे बहुत जल्दी हो गया, एक तरीका और बता रहा हूँ, उससे और जल्दी हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो डायनल के एलिमेंट है, डायनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायनल एलिमेंट। ठीक है, क्या क्या आएगा देखो, 2 इंटू 1 इंटू 2 4 आ गया। तो जो डिटर्मिनेंट है ना आपकी इस मैट्रिक्स का, या इसका आंसर आप सीधा निकाल सकते हो 4। अगर लोअर ट्रायंगुलर हो तो भी ऐसे हो सकता है। देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लेते हैं एक। लोअर ट्रायंगल में नीचे ट्रायंगल बनेगा, ऊपर 0 हो जाएंगे, 1 0 0 0 2 10, और यहाँ ले लिया 1 2 5। अब इसका डिटरमिनेंट करेंगे हम, तो सीधा आपको क्या करना है, 10 2 ज़ा 20, 20 1 ज़ा 20, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर ले, इसे चेक कर लेते हैं, आपका जो डाउट है वो दूर रहना चाहिए। चेक कर लो इसे, रो 1 से सॉल्व करो। रो 1 से सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 20, पहले लिख लेते हैं 2 0 5 और 10। अब यहाँ से देखो 20 माइनस 0, तो 1 इंटू में 20 आंसर आ गया ना। तो यही आंसर हमारा डायरेक्ट आया था। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो कुछ नहीं करना है, डायगोनल एलिमेंट को पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट आपका तैयार। ठीक है, अब डिटरमिनेंट के बाद बात करते हैं हम इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स की। अब माइनर यहाँ पर वो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। माइनर यहाँ पर एक और टर्म है जो कि डिटरमिनेंट से रिलेट करती है। तो एक हम ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, उसका माइनर निकालते हैं। तो आपके पास सपोज एक मैट्रिक्स है A, तो 1 2 3 2 1 5 2 3 0, ये ले लिया हमने। ठीक है, 0 को बस इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन समझाने में आपको आसान रहे। अब यहाँ पर जो माइनर्स होते हैं, माइनर क्या होते हैं, माइनर अब निकालते हैं तो माइनर को हम यूजुअली डिनोट करेंगे M से। ठीक है, MIJ, यानी हमें क्या करना है, ये I और J की जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स के हिसाब से वो डिसाइड होगी। अब यहाँ पर अगर हम इसका माइनर निकालें, सारे एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो माइनर हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम डिनोट करेंगे M11, यानी हम इसका माइनर निकाल रहे हैं। पहले मैं डिनोट कर देता हूँ सबको, फिर हम इसका माइनर निकालेंगे तो आएगा M12, इसका माइनर निकालेंगे तो आ जाएगा M13, इसका माइनर आएगा M21, M22, M23, M31, M33, ओ सॉरी 32 और M33। अब माइनर कैसे निकालना है, डिटरमिनेंट में हमने क्या किया था कि डिटरमिनेंट जब हमने निकाला, तो जब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे थे इसके हिसाब से, तो हम क्या कर रहे थे 1, फिर इनटू में इस रो इस कॉलम को डिलीट कर रहे थे, तो ये आ गया था आपके पास 1 5 3 0। ठीक है, इससे हम सॉल्व कर रहे थे। तो अब आपको बस क्या करना है, अब आपको ये 1 नहीं लेना बाहर,
जिस रो या जिस कॉलम का हमें माइनर फाइंड करना है, उस रो उस कॉलम के एलिमेंट को परमानेंट डिलीट कर देना है। परमानेंट डिलीट मतलब क्वेश्चन में से डिलीट मत कर देना कहीं हार करने लग जाओ, क्योंकि बाकी भी निकालने हैं हमें, मतलब उसको आपको कैलकुलेट ही नहीं करना। उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट को कैलकुलेट ही नहीं करना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो माइनर आप निकालोगे, इसके हिसाब से ये रो ये कॉलम को डिलीट किया तो 1530 ये आ गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर इसका, यहाँ से देखो 0 - 15 ये आ गया -15। ठीक है, इसको बाद में लिख लेते हैं अभी। अब जब M12 की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बाकी आपके पास क्या बच रहा है 2250। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये कितना आ जाएगा आपके पास 0 - 10, तो कितना आ गया -10। ठीक है, अब बात करते हैं M13 की। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसको छोड़ दो, फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को छोड़ दो, आपके पास क्या बच रहा है 2123। यहाँ से आ जाएगा 6 - 2 4। ऐसे हम यहाँ पर अब निकालते हैं M22। M21 को निकालते हैं। M21 का मतलब क्या हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान से करना कैलकुलेशन, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक स्टेप करके समझा रहा हूँ, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में तो हमें ये स्टेप्स स्किप करने, सीधा आंसर निकालना है, तो उसके लिए बड़े ध्यान से समझो। तो M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2330, इसको सॉल्व करेंगे 0 - 9 -9 आ गया। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1320, इसको सिंप्लीफाई करो 0 - 6 -6 आ गया। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1223, सिंप्लीफाई करोगे 3 - 4 -1 आ गया। M31 में क्या करना है आपको, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2315, सिंप्लीफाई करो 10 - 3 7 आ गया। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1325 बच गया, 5 - 6 -1। M33 1221, क्या आ गया यहाँ से 1 - 4 -3। तो इस तरह से आपको निकालने हैं इसके माइनस, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक और टर्म की जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे और कैसे हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स को नॉर्मली हम डिनोट करेंगे 8 से, कैपिटल A से, ठीक है। कई जगह C भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली A से हम यूज़ करेंगे। अब इसका रोल क्या होगा, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने यहाँ पर ये माइनर निकाले ना, इन्हीं की हेल्प से मैं कोफैक्टर निकालने वाला हूँ। तो कोफैक्टर हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्या करता हूँ मैं, जो मैंने माइनर निकाले ना, अभी मैं सबको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, -15, -10, ध्यान से समझना बात, 4 का यहीं पर स्किप मत कर देना कि ये सेम ही रहेगी वैल्यू, चेंज होना है कुछ, क्या चेंज होना है उसको समझाता हूँ अभी। यहाँ पर आ गया 7, -1, -3, ये हमारी जो मैंने अभी जो वैल्यू लिखी है ये माइनस की वैल्यू थी। कोफैक्टर में आपको क्या करना है कि ये जो 4 एलिमेंट के माइनर जो आपने निकाले, किस किस के, इसके, इसके, इसके और इसके, जैसा आपको डिटरमिनेंट में था कि इसके आपको माइनस साइन लेना था, कोफैक्टर में भी क्या करना है कि यहाँ पर भी आपको माइनस साइन लेना है। तो इसका जो साइन है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब साइन आपको चेंज कर देना है। माइनस होगा तो प्लस कर देना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना है, ठीक है। समझ में आई बात, माइनर की तरह ही निकालना है बिल्कुल कोफैक्टर को। लेकिन ये जो 4 एलिमेंट के जब माइनर आप कोफैक्टर निकालोगे, इन 4 एलिमेंट के, तो उनका जो भी आंसर आएगा उसका आंसर को आपको चेंज कर देना है। क्यों चेंज कर देना है भाई, कि जो कोफैक्टर होता है ना, इसको अगर मैं सिंबॉलिकली बात करूं, जो कोफैक्टर होता है ये किसके बराबर होता है, -1 I प्लस में j इंटू में माइनर i j,
ये फार्मूला होता है हमारे पास कोफैक्टर निकालने का। अब मान लो आपने, देखो माइनर तो सब में यूज़ करना ही है। अगर आप A11 निकाल रहे हो तो माइनर 1 चाहिए आपको, अगर यहाँ 1 निकाल रहे हो तो यहाँ भी 1 चाहिए, तो माइनर की वैल्यू तो चाहिए। यहाँ पर माइनस साइन क्यों आएगा, कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, जब आप यहाँ पर मान लो 1 रखते हो तो 1 और 1 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, 1 + 1 2 हो गया। तो जब 2 आएगा तो इसकी जो माइनस साइन है पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब आप 1 2 रखोगे, यहाँ पर क्या है 1 2, 1 और 2 का सम करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पावर जब ऑड होगी तो ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यानी जब I + j की वैल्यू I + j इज इवन, तो उस केस में क्या होगा, तो Aij है वो Mij के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर I + j की जो वैल्यू है वो ऑड आए, उस केस में जो Aij है वो क्या हो जाएगा -Mij हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑड प्लेस आपके पास कौन कौन से बनते हैं जिनका सम ऑड आ जाए, एक तो 1 2 हो गया, एक 2 1 हो गया, एक 3 2 हो गया और एक 2 3 हो गया। तो वही जो 4 एलिमेंट जो हमने मैट्रिक्स में देखे थे, वही चारों एलिमेंट का काम यहाँ पर है। इसलिए मैं कह रहा था आपको मैट्रिक्स में इन एलिमेंट का ध्यान रखना पड़े, काम के एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस हमने कर लिए, कोफैक्टर्स हमने कर लिए। अब इसके अलावा इसमें आपके पास क्या बचता है, एक प्रॉपर्टी और हम बात करते हैं कि जब डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है। मान लो जैसे मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे को डिटरमिनेंट निकालने के लिए बस करना क्या होगा, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अभी तो हमने निकाले हैं सिर्फ माइनस, ठीक है। तो अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ माइनर हमने निकाला, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम इसके आगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाली जो तीसरी टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है क्या, ये वाली जो टर्म है ये कोफैक्टर होगी। इस वाली टर्म में से अगर मैं इस माइनस को ऐसे लिखूं कि यहाँ पर मैं साइन प्लस का ही रखूं और यहाँ पर माइनस साइन मैं ऐसे दे दूं कि -2, तो उससे क्या होगा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है कोफैक्टर की वैल्यू वो निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी, देखो यहाँ पर 0, यहाँ -10, ये -10 और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा +10 बन जाएगा। और यहाँ पर एज इट इज़ रखते हैं 3 × में कोफैक्टर ऑफ दिस। यानी यहाँ से समझाने का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से डिटरमिनेंट की आपकी एक प्रॉपर्टी और बन रही है। क्या प्रॉपर्टी बन रही है कि आप डिटरमिनेंट आप निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो उस एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एक रो के, सबके नहीं करने। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, A11 क्या था आपके पास, A11 की वैल्यू ये है। इसका कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर हमने निकाला -15, यहाँ पर हमने निकाल के दिखा रखा है कैसे निकाला है। फिर क्या है A12 की वैल्यू क्या है आपके पास 2। A12 क्या है, विद माइनस साइन लगाकर कोफैक्टर निकल गया, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर आपको माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था अभी। फिर इसके बाद प्लस A13, ये थर्ड एलिमेंट आ गया और यहाँ पर ये इसका कोफैक्टर आ गया। यानी इन सबको आप सॉल्व करोगे तो उससे आपका डिटरमिनेंट निकल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी और कॉलम या रो से आप करो, मान लो मैं कॉलम 2 से निकालना चाह रहा हूँ डिटरमिनेंट, या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉलम 2 की हेल्प से आपको डिटरमिनेंट निकालना है उसके कोफैक्टर की हेल्प से, तो ये कौन सा आपका एलिमेंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको मैं इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको मैं इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं। ये हो गया थर्ड रो सेकंड कॉलम, और इसको मैं इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं। यानी जो एलिमेंट आप ले रहे हो उसको उसी के कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो यहाँ तक जो भी हमने डिटरमिनेंट का कंसेप्ट पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज में है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसको आप समझो ध्यान से कंसेप्ट को, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, यही आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की ट्राई करो। बाकी जब वीडियो आएगी तो उसमें आप देखना कि आपके जो क्वेश्चन है कितने ठीक होते हैं कितने गलत होते हैं। कंसेप्ट समझ जाओगे
तो सारे क्वेश्चन ठीक करोगे और मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखो। इसी तरह हम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।